नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधी बात। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के बनाम कांग्रेस की तरफ से कौन खड़ा होगा, इस पर इतना असमंजस क्यों है? राहुल गांधी आपकी पार्टी के अगले चुनाव में उम्मीदवार होंगे या नहीं, इस पे जितने मुंह है उतनी बातें हैं कांग्रेस में। क्यों नहीं कोई राय तय हो पा रही? देखिए, मेरी सोच, मैं अपनी सोच आपको व्यक्त कर सकता हूं। मेरी सोच स्पष्ट है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को केवल राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, इस देश को राहुल गांधी की जरूरत है। आज समय आ चुका है कि इस देश में एक ऐसा व्यक्ति इस देश का नेतृत्व करे जो अपने बारे में नहीं, अपने प्रगति, अपने विकास के बारे में नहीं, अपने पद के बारे में नहीं, लेकिन गरीब के बारे में सोचे, हर देशवासी के बारे में सोचे, किस तरीके से इस झंडे को हमें नक्षत्र की तरह विश्व पटल पर उभारना है, उस मुद्दे पर सोचता मैं आपसे एक सरल और सवाल पूछता हूं। उसमें मैं समझता हूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ आपके पास एक व्यक्ति है जो केवल अपने बारे में बात कर रहा है, अपनी सोच, अपने प्रगति के बारे में, अपने विकास के बारे में। दूसरी तरफ आपके पास एक व्यक्ति है जो अपने बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन देश के एक एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। किस तरीके से परिवर्तन लाना होगा, तो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, लेकिन मॉन्यूमेंटल चेंज इस देश में हमें लाना होगा। आज इस देश में ऐसे लोगों की हमें जरूरत है, ना कि उन व्यक्तियों के बारे में जो अपने आप को देश से ज्यादा बड़ा समझे। मैं आपसे एक सरल सवाल पूछता हूं। गांधी परिवार में जन्मने के अलावा राहुल गांधी ने आज तक जिंदगी में क्या ऐसा एक काम किया है जिसके दम पर आप कहें और जनता माने कि यह आदमी हमारा अगला प्रधानमंत्री होने लायक है? मैं तो ये आपसे पूछना चाहूंगा राहुल कि उन्होंने क्या नहीं किया। चाहे आप देखें, रोजगार गारंटी योजना की सोच उनकी सोच थी। भूमि अधिग्रहण सोच कि किसान की जमीन कोई भी व्यक्ति न ले उसे उचित दाम देने के बिना, ये उनकी सोच थी। चाहे गरीब इंसान की प्रगति या विकास कैसा किया जाए, इस देश में इंक्रीमेंटल परिवर्तन की जरूरत नहीं है, आज हमें मॉन्यूमेंटल परिवर्तन की जरूरत है। कमाल की बात। और वो राहुल गांधी जी की सोच। कांग्रेस ने जितने भी अच्छे काम किए वो सब राहुल गांधी के सुपुर्द, जितने भी बुरे काम हुए, घोटाले हुए, वो मनमोहन सिंह की वजह से। मैंने ये कभी नहीं कहा। तो यही मैंने ये कहा कि उनकी जो स्वयं सोच और विचारधारा है, जो जमीन से जुड़े हुए तबके के साथ, जो जमीन से जुड़े हुए योजनाओं के साथ उनकी जो सोच और विचारधारा है, उसके दो उदाहरण मैंने आपके समक्ष। जनता नहीं जानती कि उनकी सोच क्या है, जनता नहीं जानती कि उनकी विचारधारा क्या है, जनता यहां तक नहीं जानती कि उनकी योग्यता क्या है। आपके सामने पावर, जब आप मंत्री बने, एक चैलेंज था भारत में पावर। पहले तो मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी पूछिए। नहीं, आपने काम करके दिखाया। जनता ये तय कर सकती है कि आपका काम अच्छा है कि नहीं, आप पावर के क्षेत्रों को आगे ले जा पाए कि नहीं। राहुल गांधी के बारे में हम क्या जाने? क्या वाकई में लैंड एक्विजिशन बिल हुआ या फूड सिक्योरिटी बिल हुआ, वो उनकी सोच है या उनके इर्द गिर्द सलाहकारों की? जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमें नौसिखिया प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसमें कुछ तजुर्बा हो, वो जानता हो कि सही मौके पर क्या फैसला लेना है। न जाने राहुल ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। इसमें दो चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। एक, आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिसमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जिसमें एक संकल्प हो, जिसे मालूम हो कि हमारी प्रायोरिटीज और प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। और आज वो राहुल गांधी जी के में बिल्कुल 100% है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने अभी मुद्दा उठाया, उन्होंने ये निर्णय लिया कि संगठन में बैठकर हम वो काम करेंगे, सत्ता में नहीं, सरकार में नहीं। तो अगर वो निर्णय उन्होंने लिया है, तो जो परिवर्तन उन्होंने यूथ कांग्रेस में लाया, एनएसयूआई में लाया, कोई और संगठन इस देश में प्रजातंत्र के आधार पर चुनाव आज तक नहीं कराया है, जो राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में करके दिखाया है। और ये आइंदा ये परिवर्तन चलता रहेगा। तो प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जो इबारत उन्होंने लिखवाई है, जो मेहनत मशक्कत की है, ठीक है। चुनाव कराने और देश चलाने में बहुत फर्क है जनाब, ये तो आप भी जानते हैं। आप संकल्प की बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझता, जनता जानती नहीं कि उनमें संकल्प है भी कि नहीं। ऐसा आप लगता है। मानते हैं कि नहीं कि राजीव गांधी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री थे? वो तो बड़ा एक विवाद आप मानते हैं? अलग सीधी बात उस पर हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि पर कई देश उनके के फैसले ऐसे भी थे। ठीक है, नहीं, कई फैसले मैं उनके नेट ऐसे आपसे भी पूछना थे। चाहता नहीं, हूं। कई फैसले ज्योतिर उनके ऐसे भी थे जिसका खामियाजा देश आज भी भुगत रहा है। आप नेट प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस देश को उभारा कि नहीं? उनकी सोच नेक थी, लेकिन कई फैसले उन्होंने ऐसे लिए क्योंकि उनको बाराक ओबामा तजुर्बा नहीं था। अमेरिका के अच्छे राष्ट्रपति हैं कि नहीं? पर वो अपने दम पर आगे बढ़े, देश का विश्वास उन्होंने जीता और उनके नाम पर वोट पड़ा। उनका नाम गांधी नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो किस विभाग के मंत्री थे? कहां का अनुभव था? वो देश के सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी। कहां उन्होंने अपनी बात रखी, मैं आपसे देश को पूछना विश्वास चाहता दिखाया। हूं, राहुल गांधी ने सीधी बात करिए राहुल।
आप बताइए उनका अनुभव क्या था? फेंकने से नहीं नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, आप उत्तर दीजिए। मैं तो जवाब देने उनका को क्या तैयार अनुभव था? वो हर जगह सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी, राहुल जी हर जगह सामने विजन रखा, जनता ने उस विजन का भी विजन उन्होंने जनता के सामने रखा है। ओबामा की तरह उन्होंने कहा है, उन्होंने अपना विजन रखा है। किसके सामने? आपके जब सामने रखा हुआ, देश का सामने तो नहीं रखा है। बिल्कुल रखा है, जब देश का आखिरी गरीब को भी उतने ही अवसर हम प्रदान कर पाए जो शहरी क्षेत्र में हम लोगों को दे पाएंगे, तभी इस देश को उभार पाएंगे। और उसी के साथ कांग्रेस पार्टी की सभी नीति जुड़ी हुई है। तो मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, और चलिए हम एक दूसरे के साथ सहमत होने के लिए राजी ना हो, लेकिन मैं जरूर समझता हूं कि उनमें पूरी क्षमता है और उन्हें वो क्षमता को पिछले 8-9 सालों में पूरी तरीके से जनता के समक्ष रखा। एक तरफ एक 3 बार का मुख्यमंत्री जिसने गुजरात मॉडल को दुनिया भर में चर्चा में लिया, जिसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, उसके विकास के मॉडल की बात होती है। दूसरी तरफ गुजरात मॉडल के बारे में भी मैं पूछना चाहता हूं, दूसरी तरफ एक ऐसा आप सीधा जवाब दीजिए। गुजरात में जो विकास और प्रगति का दर आप दे रहे हैं, कांग्रेस के शासन में उससे 3% ज्यादा हो रहा था। चिमन भाई मोदी जी के समय में, सोलंकी साहब के समय में 16-17% विकास का दर गुजरात में रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जो बीजेपी की क्षमता है माया जाल की, इंडिया शाइनिंग की, ये एक बार चलेगी, बार बार नहीं चलेगी। और जो व्यक्ति इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह डाले, उस व्यक्ति को इस देश का एक भी सामान्य नागरिक अपने तरफ से स्थापित होने नहीं देगा। जो सिर्फ आप राहुल गांधी के बिहाफ पर बैटिंग कर रहे हैं, आपका कप्तान आके बैटिंग क्यों नहीं करता है? वो तो पवेलियन में बैठा है, आपको भेज रहा है, आप जाओ गोली झेलो, आप करो। वो क्यों नहीं करते? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं करते? बिल्कुल कर रहे हैं। वो चाहे आप दिल्ली की सभा हो, आज राजस्थान में है, पूरे देश भर में घूम रहे हैं, वो जनता के बीच में है। नहीं, हकीकत ये है आपको तो कठिनाई है कि वो आपके बीच में नहीं आना चाहिए, जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए। तो आप ये बताइए ना कि आपको ये कठिनाई कि आपके बीच में नहीं है, जनता के बीच में तो है। जनता तो आपके लिए मुझे बताइए, सीधी बात करिए कि आपके लिए आप महत्वपूर्ण है कि जनता महत्वपूर्ण है? मैं ये सवाल जनता आपको ये जलन लग रही है? लगता है कि राहुल गांधी ने अपने आप को क्या ठीक से एक्सप्लेन किया है कि जनता जानती है? बिल्कुल किया है, जनता के समक्ष वो गए हैं। आर्थिक नीतियों पे क्या विचार है उनके, विदेश नीति पर क्या विचार है उनके, देश में क्या विचार है, सांप्रदायिकता पे क्या विचार है, हम तो नहीं जानते। आप क्यों उनसे मुलाकात होती है? सोच और विचारधारा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, उन्होंने अपनी सभाओं में कहा है और स्पष्ट रूप से कहा। पार्लियामेंट और अगर आप चाहें, अटेंडेंस किसका है? राहुल गांधी का है सबसे कम अटेंडेंस। उत्तेजित मत होइए। मैं उत्तेजित नहीं हो रहा, चिंता न कीजिए। सबसे कम अटेंडेंस किसका है? राहुल गांधी का। सबसे कम भाषण किसने दिए हैं? राहुल गांधी ने। सबसे कम सवाल किसने? ये तो पार्लियामेंट के आंकड़े, आपको आंकड़े पसंद नहीं आते। देश भर में उन्होंने दौरा किया है, जनता के समक्ष पार्लियामेंट में अगर आप उन एमपीज की सूची उठा लें जिन्होंने सबसे कम सवाल पूछे हैं, सबसे कम बहसों में हिस्सा लिया है, राहुल गांधी का नाम अव्वल आता है उसमें। मैं आपके साथ मानते हैं कि नहीं? उन्होंने अपनी बात जनता के समक्ष भी रखी है और संसद में भी रखी है। और अगर आपको इस बात के साथ पुष्टि नहीं है तो आप और हम जनता से पूछ लें, जनता के सामने फैसला तय करें। हाँ बिल्कुल। और मैं ये समझता हूं कि 2014 की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और मैं ये जरूर मानता हूं कि यूपीए 3 दोबारा सरकार में आएगी, और मेरी मन की चाहत है कि राहुल गांधी जी उस यूपीए 3 का नेतृत्व। आपकी मन की चाहत है, जयराम रमेश पिछले हफ्ते आपकी कुर्सी पे बैठे थे, उनकी मन की चाहत है, और नौजवानों की चाहत है, देश की चाहत है कि नहीं, ये कौन जानता है। मैं जरूर ये विश्वास रखता हूं कि उनकी मन की चाहत भी होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दूल्हे को सब पीछे से धकेल रहे हैं बाराती, मैं आपके और दूल्हा आगे जाने को तैयार नहीं है मंडप पे। ये है कांग्रेस की कहानी। मैं आपके साथ 100% सहमत नहीं हूं। दूसरी तरफ एक ऐसा दूल्हा है जो ऑलरेडी मंडप पे बैठ गया है, जब उसके इर्द गिर्द जो परिवारजन है वो ही तैयार नहीं है उसको मंडप में बैठाने के लिए। तो यही अंतर है, मैं बताना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये उदाहरण मुझे दिया। एक तरफ क्योंकि उस पद की जो गंभीरता है उसे देखते हुए व्यक्ति 10 बार सोचे और फिर उस पद को ग्रहण करे, उस आत्मविश्वास और संकल्प के साथ। दूसरी तरफ आपके पास एक व्यक्ति है जो आज अपने आप स्वयं बैठना चाहता है, लेकिन उसके परिवारजन ही उसे नहीं बैठाना चाहते। आप ये प्रश्न बीजेपी से जरूर करिए कि उनके परिवारजन उसे क्यों नहीं बैठाना चाहते। पर भारत के वोटरों की किस्मत देखिए, उन्होंने ऐसे 2 दुल्हों में चुनना है, एक जो मंडप पे खुद जाके बैठ गया है, भारत इस वक्त धकेले जाने के भारत इस वक्त तैयार है कि भारत ऐसा ही व्यक्ति चाहता है जो पद के पीछे न भागे। ये भारत की भी विशेषता है। मध्य प्रदेश के चुनाव ज्योतिर बहुत जल्द होने वाले हैं, और आपको अब हाल ही में बनाया गया है पार्टी का कप्तान।
इतना टाइम क्यों लगा दिया पार्टी ने फैसला करते करते? आपको नहीं लगता कि अगर ये फैसला 2 साल पहले लिया गया होता तो कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में होती? मुझे नहीं मालूम आपने कौन से सर्वे का आप संदर्भ ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान में बीजेपी की हालत बहुत बुरी है मध्य प्रदेश में। सामान्य स्तर पर, जमीनी स्तर पे जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में दौरा करता है, उसने स्थिति देखी है, जायजा लिया है। आप हर अगर तरीके से देखो तो हर स्तंभ पर यह सरकार आज विफल हो चुकी है। प्रगति और विकास के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं समझता। तो प्रगति और विकास की बात तो दूर, लेकिन मैंने ये सदैव माना है कि बीजेपी की अगर एक मजबूती का क्षेत्र हो, वो होता है मायाजाल का क्षेत्र, और मायाजाल पिरोने में ये लोग एक नंबर हैं। पर अब जनता इस मायाजाल को ध्वस्त करेगी, इसका हमें पूरा पर मध्य प्रदेश में लोगों से बात करें तो वो ये हमेशा सवाल पूछते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के बनाम कौन करेगा उनका मुकाबला, और हमेशा एक खिचड़ी सी थी, 6-7 नेता हर एक दूसरे को काट रहा है, कोई भी एक चेहरा नहीं था। आपको अब इलेक्शन कमेटी का चीफ बनाया गया है। हमारी खबर यह है कि 2 साल पहले भी आप लगातार पार्टी से कह रहे थे कि आप जाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तब क्यों नहीं भेजा गया आपको? मैंने तो पार्टी से कभी ये चर्चा नहीं की। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और मैंने ये सदैव आपसे भी कहा है और आपके सहभागियों से भी कहा है। मेरी 2 जिम्मेदारियां हैं, एक सांसद के रूप में अपने क्षेत्र का और संभाग का मैं प्रगति और विकास कर पाऊं, और दूसरा कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के रूप में जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है। जाना चाहते हैं मध्य प्रदेश, क्यों नहीं आप जाकर उस चुनाव को आगे से लीड करना चाहते थे? पर वो तो मैं अब कर रहे हैं, तो बहुत देरी हो गई, चुनाव बहुत जल्द, कुछ हफ्तों में चुनाव होने वाले हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना, आप प्रदेश की जनता अपना पूरा मत कांग्रेस के पक्ष में देगी। कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व एकजुट होकर कार्य कर रहा है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, पचौरी जी हो, चतुर्वेदी जी हो, मैं हूं, अजय सिंह जी हो, भूरिया जी हो। और जब ये पूरा समावेश करके ये पूरी कांग्रेस की नेतृत्व एकजुट करके काम कर रही है, तो वो संदेश भी जनता के बीच में चला गया है, और कांग्रेस सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उभरेगी, इसका मुझे पूरा कहीं ना कहीं जनता को, विश्लेषकों को ये लगता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया सही के किसी आदमी को मध्य प्रदेश भेजा गया, प्रोजेक्ट किया गया चीफ मिनिस्टर के तौर पर, अगर वो चुनाव जीत जाए और अगर आपने अच्छा काम किया तो आप राहुल गांधी को पीछे छोड़ देंगे, इस वजह से पार्टी को चिंता होती है आपको प्रोजेक्ट करने। मैं नहीं समझता कि ये एक उचित सोच या विचारधारा है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, और मैं तो स्वयं ये सोच विचारधारा का व्यक्ति हूं कि अगर इस देश का हम असली हित चाहते हैं तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही वो असली हित हो पाए। पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सोच पार्टी के फैसलों को तय करती है कि अगर मैं समझता हूं बड़े हो गए, इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया, तो वो भी शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह जैसे रीजनल सत्रप बन जाएंगे और फिर राहुल गांधी से आगे निकल जाएंगे? मैं समझता हूं कि ये कंस्पिरेसी थियोरी आप लोगों के यहां बहुत चलती है। वास्तविकता ये है कि हम सबको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी के नेतृत्व में और सोनिया जी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश बीते दौर में खासतौर से कांग्रेस के नेता वहां पर राज किया करते थे, बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कुछ सालों में मेहनत करके मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर एक ऐसे रास्ते पर लाया है जहां पर मध्य प्रदेश की गिनती अब देश के तेजी से विकसित होते राज्यों में हो रही है। आपको नहीं लगता कि एक प्रतिद्वंदी होने के तौर पर भी आपको कम से कम ये मानना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की बीमारू हालत वो नहीं है जो कि पहले हुआ करती? ये तो मैं कह रहा हूं ना आपको राहुल, ये तो आपके आंकड़े बता रहे हैं, बीजेपी की बात छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं। अगर आप मुझे एक मौका दें जवाब देने के लिए, ये तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा आपको और आपके सहयोगियों को इस मायाजाल पिरोने में बहुत तरीके से आगे है। वास्तविकता क्या है? सबसे ज्यादा महिलाओं के बलात्कार पूरे देश में मध्य प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा कुपोषण, 44% कुपोषण के शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं, 80 लाख। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अगर हमने राजनीति में सत्ता का विकेंद्रीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण मध्य प्रदेश में बीजेपी ने की। आज ऊपर से नीचे केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री नहीं, लेकिन आपके तहसीलदार लेवल तक, आपके पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के लेवल तक, आपके मंत्रियों के ड्राइवरों के लॉकरों में से 5 करोड़ रुपए निकल रहा है।
तो भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण मध्य नहीं, पर प्रदेश आप- में बीजेपी ने किया है। कांग्रेस के नेताओं के साथ मध्य प्रदेश में बड़ी लंबी दिक्कत आई है कि वो आपस में लड़ने में सारी एनर्जी ये जरूर, मैं सत्य में सदैव अपना विश्वास रखता हूं और आपका वक्तव्य बिल्कुल सही है। ये जरूर पूर्व में स्थिति थी। पिछले 3-4 महीनों में पूरा बदलाव आया है। हम सब एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। हम सब की मंशा एक ही है कि कांग्रेस की सरकार बने। हमारी मंशा ये नहीं है कि राहुल कनवल मुख्यमंत्री बने या फलाने बने या ढिमके बने। हमारी एक ही मकसद है कि कांग्रेस की सरकार बने। मेरा भी एक ही मकसद है कि जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने हमें निर्देश दिए हैं, कांग्रेस की सरकार हम स्थापित करें। मुख्यमंत्री जो भी बने, मुझे कोई इसमें मन में दिलचस्पी तो आप भी जानते हैं ज्योतिर की दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह, जो भी आप नेता का नाम लीजिए, बाहर कुछ भी कहें, मन ही मन वो ये चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा आगे ना बढ़े ताकि वो नहीं, उनको ओवरशैडो ना कर दें। मैं हर आदमी अपने गढ़ को बचाए रखना चाहता है, ये हकीकत है। मैं आपके साथ सहमत नहीं। आप कैमरे पे सहमत ना हो, लेकिन आप भी जानते मैं हैं अपने अंतरात्मा दिल में भी आपके साथ, यही हकीकत है। मध्य आपको प्रदेश मेरे बारे में एक बात तो मालूम है कि मैं स्पष्ट कह देता हूं। मैं उन नेताओं या कार्यकर्ताओं में से नहीं हूं जो आप चाहे वही कहूं। मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं कि ये स्थिति जरूर थी 6-7 महीने पहले, आज ये स्थिति नहीं है। इसकी विपरीत पूरा परिवर्तन होके एकजुट होकर हम जो जितने भी हैं 5-6 लोग साथ में मिलकर हर कदम ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, चाहे मध्य प्रदेश की रणनीति की बात हो, चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट की बात हो, सीएलपी लीडर की बात हो, चाहे इलेक्शन कैंपेन कमेटी में पीसीसी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं, हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।